हेलो, गुड इवनिंग। मैं नागेंद्र यादव अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं यूरोपीय संघ के बारे में। इसके पूर्व के वीडियो में हमने आपको मार्शल योजना के बारे में बताया था। यूरोपीय संघ आज का टॉपिक है जो 12वीं क्लास के लिए, राजनीति शास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूरोपीय संघ की पृष्ठभूमि जानने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मार्शल योजना के तहत आपको मैं बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय या द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों की स्थिति काफ़ी बदतर हो गई थी और वो अपने काफ़ी दयनीय आर्थिक हालात से गुजर रहे थे। और मार्शल योजना के तहत अमेरिका पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों की मदद करना चाहता था और इसलिए मार्शल योजना 1947 में लागू हुई और उसने पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों की आर्थिक मदद भी की। यहाँ तक बातें सही हैं, क्योंकि पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों की द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों की काफ़ी तबाही हुई थी और उन्होंने अपने उन सभी मान्यताओं को ध्वस्त होते हुए देखा था जिसके आधार पर यूरोप का निर्माण हुआ था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसी तबाही हुई कि यूरोप का सब कुछ, वो जो ढांचा था वो सब कुछ बिखर गया और यूरोपीय जो देश थे वो चुपचाप उसे देखते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। उनकी आर्थिक स्थिति बदतर होती गई और उनके देशों में भूखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या और निर्धनता की समस्या, चारों तरफ अर्थव्यवस्था फैल गई। ये बातें हम उसमें भी बात कर चुके हैं। और तब अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों को मदद पहुंचाई और धीरे धीरे उनका पुनरुद्धार शुरू हुआ। मार्शल योजना जब लागू हुई थी तो 1948 से लेकर के 1952 इन 4 सालों के लिए अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत यूरोपीय राष्ट्रों को 12,000 अरब डॉलर की सहायता की थी। ठीक है, 12 अरब डॉलर की सहायता की थी और इसके बल पे यूरोपीय आर्थिक संगठन का निर्माण हुआ और तब पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों ने अपना एकीकरण करना शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों को ये लगने लगा था कि अब उनको आपसी मेल मिलाप की भावना को बढ़ाना होगा, आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाना होगा, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था जिसके बल पे या जिसके सहारे वे यूरोप की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधार सकें। तो जाहिर सी बात है कि परिस्थितियाँ भी ऐसी उत्पन्न हो गई थी जिससे यूरोपीय जो देश थे उनको मेल मिलाप के साथ रहना ही पड़ा या उनको आपस में सहयोग करना ही था। उसके बाद 1948 में जब यूरोपीय यूनियन की जब सहायता की गई अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों की, तो उसमें उनका आर्थिक एक अपना संगठन बना, यूरोपीय आर्थिक संगठन, और उस बाद में उन्होंने अपना एकीकरण करना शुरू किया और धीरे धीरे इस तरीके से यूरोप का क्रमिक विकास होता गया और उनकी स्थिति सुधरती गई। और 1993 में maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ। 1 नवंबर 1993 को यूरोपीय संघ बना। आज अगर देखा जाए तो यूरोपीय संघ एक विश्व में एक विशाल राष्ट्र की भांति काम करने लगा है। तो उससे जुड़ी हुई अन्य कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। इसमें यूरोपीय संघ के बारे में चर्चा करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि आखिर यूरोपीय संघ क्या है, कितने देशों का समूह है और इसके क्या कुछ मकसद हैं। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। यूरोपीय संघ यूरोप महादेश में स्थित 27 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। आर्थिक राजनीतिक संगठन है 27 देशों का। प्रारंभ में इनकी संख्या इतनी नहीं थी, प्रारंभ में संख्या तो कम ही थी, लेकिन जैसे जैसे यूरोप का पुनरुद्धार होता गया, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती गई, वैसे वैसे इसमें देशों में यूरोपीय संघ में राष्ट्रों का आना शुरू हो गया और बहुत से राष्ट्र इसमें शामिल होते गए और वर्तमान समय में 27 देशों का एक संगठन है, राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। यूरोपीय संघ आज के डेट में एक बहुत बड़े विशाल राष्ट्र की तरह काम करता है। इसकी अपनी एक विदेश नीति है, अपनी एक साझा व्यापार नीति है। विश्व के अन्य देशों के मामले में भी यह अपनी एक अच्छी मिसाल पेश कर चुका है और अन्य देशों के साथ इसके आर्थिक और व्यापारिक संबंध या विदेश नीति काफ़ी तगड़ी है। यहाँ तक बात है। उसके बाद से इसमें यूरोपीय संघ में यह भी जानना जरूरी है कि इसमें यूरोपीय संघ में कुल 24 आधिकारिक भाषाएँ हैं, यानी कि यूरोपीय संघ में जो कार्य होते हैं वो 24 आधिकारिक भाषाओं को, 24 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और इसमें यह भी जानना जरूरी है कि यूरोपीय संघ आपसी मेल मिलाप को इसके बावजूद भी बढ़ाते रहे हैं और उन्होंने आपस में इतना अच्छा एक समन्वय बना लिया है जिसके द्वारा आज एक विशाल आर्थिक मंच के तौर पे वो जाने जाते हैं। और यूरोपीय संघ जो है
एक अपना आर्थिक महत्व रखता है। उसके बाद से इसमें यह भी जानना ज़रूरी है कि सबसे जो ज़रूरी बातें हैं कि सभी जो सदस्य राष्ट्र हैं, यानी कि यूरोपीय संघ के जो सभी सदस्य राष्ट्र हैं, उन सभी देशों के बीच में टैक्स फ्री व्यापार होता है, यानी कि कर मुक्त व्यापार जिसको कहते हैं। यानी कि व्यापार अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच में व्यापार करने पर उन्हें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस तरह की व्यवस्था उन्होंने विकसित की है और यही तो कारण है कि उनका जो आर्थिक संगठन इतना मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं और आज विश्व के पटल पर एक बहुत बड़े आर्थिक मंच के तौर पे यूरोपीय संघ उभरता भी रहा है और उभर भी गया है। अपनी एक अच्छी पकड़ है उसकी। विश्व व्यापार में अगर देखा जाए तो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी यूरोपीय संघ की है। तो यूरोपीय संघ आर्थिक अपने महत्व के साथ और अपने राजनीतिक महत्व के साथ और उसके सैनिक महत्व भी है, जो अभी आगे इसमें बता रहे हैं, कुछ और बातें इसमें। और इसमें एक और चीज़ सबसे ज़रूरी बात जो है कि यह संघ के सदस्यों को, यानी कि जो यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं, तो वहाँ के नागरिकों को बिना वीज़ा एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने की अनुमति भी देता है। यानी कि यूरोपीय संघ के जो सदस्य राष्ट्र के जो लोग हैं या जो नागरिक हैं, तो वो एक देश से दूसरे देश में यूरोपीय संघ के हैं, वो बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। अब सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था उन लोगों ने अपनाई है और इसी के बल पर जो है कि वहाँ पर व्यापार आबाद रूप से प्रभावित होता है, किसी प्रकार के कोई उसमें प्रतिबंध नहीं है और इस तरीके से यूरोपीय संघ आज अपने धुरी पर आगे बढ़ रहा है। इसके बाद है कि यूरोपीय यूनियन के अपने कुछ प्रभाव भी हैं। हालांकि इसके पहले हम उद्देश्यों को जानेंगे कि यूरोपीय संघ का उद्देश्य, तो किसी भी संगठन का अपना कुछ उद्देश्य होता है। आपने इसके पहले अगर आसियान, सार्क को पढ़ा होगा तो सभी जो संघ होते हैं या सभी जो संगठन बने हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संघ बने हैं, यानी कि 1945 में जब शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ और उसके बाद जितने संगठनों का निर्माण विभिन्न देशों ने किया, चाहे वो दक्षिण एशियाई देशों का समूह हो, सार्क हो या अन्य जितने भी संघ हैं, तो सबके अपने ना कुछ उद्देश्य रहे हैं। इन सभी देशों के उद्देश्यों में कुछ बातें कॉमन पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे कि उनका कुछ उद्देश्य होता है। प्रत्येक राष्ट्रों का या प्रत्येक संघ का अपना एक उद्देश्य है कि सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि वो अपने नागरिकों की, अपने सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों की भलाई के विषय में सोचते हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के बारे में सोचते हैं और उनके लिए आर्थिक और तकनीकी विकास को आगे बढ़ाना भी उनका एक मुख्य मकसद रहा है। क्योंकि जब संघ बना है और संगठन है तो उसके अपने कुछ मजबूत उद्देश्य होंगे और उसके ठोस नतीजे मिलेंगे, तभी तो वो संघ जो है कि आगे बढ़ेगा या अपनी तरक्की को वो प्राप्त कर पाएगा। तो इसमें उद्देश्यों को देखते हैं तो सबसे पहला इसमें उद्देश्य है कि यूरोपीय यूनियन के सभी नागरिकों के लिए शांति एवं कल्याण को प्रोत्साहित करना। ये यूरोपीय संघ का एक सर्वप्रमुख उसका एक उद्देश्य रहा है। यूरोपीय संघ के जो देश हैं और उसके जो सभी नागरिक हैं, तो उसके लिए शांति एवं कल्याण को प्रोत्साहित करना, ये उसका पहला उद्देश्य है। आप इसी तरह से सार्क और अन्य आसियान की बात करेंगे तो उसमें भी यही मिलता है। हमने कहा ना कि ये कॉमन चीज़ें होती हैं कि वहाँ के निवासियों के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, आपस में एकता की भावना को सामंजस्य करना या वहाँ पर एकत्व की भावना को डेवलप करना, उसको प्रोत्साहित करना, ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित करना जिससे उस देश के नागरिकों में एक मेल मिलाप की भावना बढ़े, तो ये ज़रूरी होता है क्योंकि उसके विकास का सबसे अहम पहलू होता है। दूसरा है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना। ये यूरोपीय संघ का उद्देश्य है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना यूरोपीय संघ का ये दूसरा उद्देश्य है। ऐसे उद्देश्य बहुत हैं लेकिन एक जो मुख्य है उसको बता रहे हैं। तीसरा होता है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना। ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई संघ है तो अगर वहाँ का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है वहाँ विकास के लिए और उसके नागरिकों में एक अलग किस्म की जो तकनीकी ज्ञान को वहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वहाँ के नागरिक वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण को जब प्राप्त करेंगे, जब प्रगति को प्राप्त करेंगे, तभी वहाँ अपना वो विकास करेंगे, अपना उनका आर्थिक विकास होगा, उनका वो अपने चहुमुखी विकास को कर पाएंगे और जिसके बल पे वो संघ जो है कि हमेशा तरक्की करेगा। तीसरा है कि बिना आंतरिक सीमाओं की सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना। यह भी सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि यूरोपीय संघ में पहले ही बताया गया कि आपसी मेल मिलाप की भावना वहाँ बहुत ज़्यादा है, उन लोगों ने बढ़ाया भी है क्योंकि परिस्थितियाँ भी ऐसी थी। तो बिना आंतरिक सीमाओं के, यानी कि यूरोपीय संघ के जो राष्ट्र हैं तो उसमें
सीमा का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मतलब बॉर्डर कोई इशू नहीं रखता है। और इन लोगों ने आंतरिक सीमाओं के सुरक्षा और न्याय, बिना आंतरिक सीमा के सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की नीति अपनाई है। यानी कि बॉर्डर कोई मायने नहीं रखता है, अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच वो सुरक्षा एवं न्याय के लिए काफ़ी प्रतिबद्ध है। और इसका चौथा जो उद्देश्य होता है कि सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का निराकरण करना, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव को मिटाना या उसका निराकरण करना, ये भी किसी संगठन को या किसी भी संघ को आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अभाव में भी बहुत से जो संघ हैं उनका विघटन हो गया। जैसे अगर सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, तो वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे कारण थे, सोवियत संघ के विघटन के बहुत कारण थे, लेकिन उसमें एक कारण ये भी था कि सोवियत संघ के देशों में, क्योंकि रूस में जानते हैं कि जातिगत मामले बहुत ज़्यादा थे, और कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन में वहाँ पर जातिगत मसला भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, जिससे सोवियत संघ के विघटन में उन्होंने अपना कुछ उत्तरदायी निभाया। क्योंकि सोवियत संघ रूस में बहुत सारी जातियाँ रहती थी और सभी जातियों के लोग एक दूसरे से उतना घुल मिल नहीं पाए, तो ये भी उसका एक रीज़न रहा। तो ये इसका उद्देश्य है कि सामाजिक बहिष्कार को मिटाना है और भेदभाव का निराकरण करना है, ताकि जब भेदभाव रहित जब एक संघ बनेगा तो उसमें लोगों में या ये सदस्य राष्ट्रों के बीच में एक एकता की भावना जो स्थापित होंगी और उसमें जो आपसी सहयोग की जो भावना बढ़ेगी, तो वो उसको काफ़ी फ़ायदे पहुंचाएगी और उसके प्रगति के राह में उसका एक अपना अलग भूमिका होगी।